सो D5 इज 45। देखो कैलकुलेट करने का तरीका जो है ना, ये देखो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो ही जाएगा। You can directly start from 1/2 factorial. 1/2 factorial minus 1/3 factorial plus 1/4 factorial minus 1/। अब कुछ लोग इसमें एलसीएम लेने के लिए को लगते हैं, जरूरत नहीं है। ये जो 5 फैक्टोरियल है इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्या हो गया 60 माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 20 प्लस 5 माइनस 1 कितना आ गया भाई? 44 गलत कैलकुलेट क्यों किया? कहाँ मिस्टेक कर दी? सबका 45 आ गया। हाँ, क्या मिस्टेक की थी? लास्ट आइटम भूल गए थे क्या? 1/5 फैक्टोरियल मे बी। तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ना? yes ठीक है, तो हम लोग अब सीधा आते हैं एक क्वेश्चन पे जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो तुम्हें कुछ दिमाग लगाना, सीधे आंसर बताना है। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज 5 distinct letters can be placed in 5 distinct envelopes such that one letter goes to one envelope and no letter goes to its own। No letter goes to its own। तो ये तो हमारा सीधा सीधा इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 44 44। आंसर इज D5, derangement of 5 objects, which is 44। अब सपोज मैंने इसी में पार्ट्स निकाले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था? नो लेटर ना। अब मैंने बोला कि एग्जैक्टली 2 letters go to assigned envelopes या own envelopes। इसका आंसर क्या होगा? अगर एग्जैक्टली 2 लेटर्स अपने ही एनवलप में जा रहे हैं, अब इस बार सारे के सारे ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली का मतलब फिर 3 नहीं जा रहे हैं, क्या आंसर होगा? 5C2 into D3। शाबाश, क्या बात है यार। सर मैंने 1 into D3 किया क्योंकि उन दोनों का अपने अपने में जाने का तो एक ही तरीका होगा। बट वो 2 है कौन? ओ हाँ सर, है ना, 5C2 is the number of ways to choose those 2 letters which will go to their। उनका अपने एनवलप में जाने का तरीका बिल्कुल सही एक ही है, बट वो 2 हैं कौन से लेटर्स, उनको चूज भी तो करना पड़ेगा ना। Yes. 5C2, और एक बार तुमने उनको चूज कर लिया तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तो एक ही तरीका है, द रिमेनिंग 3 लेटर्स एंड द रिमेनिंग 3 एनवलप्स, तो वहां पे डिरेंजमेंट होगा एंड D3। वेरी गुड, कैलकुलेट करो उसको, क्या आ रहा है आंसर देखो। 5C2 is 10, व्हाट इज D3? D3 कितना होता है? व्हाट इज D3? 2 2।
Answer is 20. There are 20 ways in which exactly 2 letters will go to their own envelope. चलो इस पार्ट का आंसर उत्कर्ष बताएगा। उत्कर्ष, Yes, sir. at least 2 letters. Hmm. Go to own envelope. Out of 5, at least 2. सर इसमें या तो एक जाएगा एनवेलप में या तो नहीं सॉरी एटलीस्ट 2 तो जाएगा ही, तो फिर 2 जाएगा एनवेलप में अपने, या तो 3 जाएगा, या तो 4 जाएगा, तो 5 जाएगा। हम्म। तो सर इसमें हम लोग केसेस नहीं बनाएंगे ना कि अभी एक तरफ बोल रहे हो केस बता रहे हो, फिर तरफ केस नहीं बनाएंगे। नहीं 2 ठीक है जाएगा, सर, 3 जाएगा, 4 जाएगा, cases 5 जाएगा, बनाएंगे। केस ही तो बन गए वो। तो फिर पहले 2 वाला करते हैं, 5C2 हो जाएगा। सर पहले ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो उससे करेंगे केस 1 में, मतलब केस 1 में 2 लेटर्स जाएंगे एनवेलप में, केस 2 में 3 लेटर्स जाएंगे एनवेलप में। हाँ, केस 1 का आंसर क्या आएगा? केस 1 का आंसर 5C2 into D3 हो जाएगा ना सर। ठीक है, केस 2 का? केस 2 का 5C3 नहीं 5C3 हाँ सर रुको सर, 3 सही जाएंगे है। एनवेलप में। 5C3 into D2। हाँ 5C3 into D2 एंड केस 4 में 4 जाएंगे, नहीं केस 3 में 4 जाएंगे एनवेलप में, तो फिर 5C1 into D1 ना, 5C4 into D1। और केस 5 में तो 5 हो जाएंगे, तो एक ही होगा उसमें। सर बट इसमें माइनस प्लस करना होगा ना? नहीं, इसमें क्यों माइनस करना होगा? ये केसेस अलग अलग बन रहे ऐड हो हैं। जाएंगे ये हम ना अलग अलग। पाई तो ये नहीं कर रहे, केसेस पाई भी तो अरेंजमेंट करके बनाए, इसके लिए प्लस माइनस नहीं करना होगा। हाँ, तो हम फॉर्मूला ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना उसमें, प्लस माइनस वाला, अब जरूरत नहीं है। और एक और काम कर सकते हो तुम, टोटल माइनस कर सकते हो, राइट? तुम यहाँ पर टोटल माइनस कर सकते हो उन केसेस को जो नहीं लेने, एटलीस्ट 2। अगर अपने एनुअल में जाते हैं तो कौन से केसेस हैं जो माइनस करने होंगे? सर या तो जिसमें नन जाते हैं या तो जिसमें None? बस एक ही जाता है, या 1, ये भी कर सकते हो, है ना? और टोटल वेज कितने होंगे? 5 लेटर्स को 5 एनवेलप्स में डालने के वेज कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। D5 क्या होता है? 44। D4 क्या होता है? व्हाट इज D4? कैलकुलेट करो। 12 minus 4 plus 1, 9। तो 9 into 5 हो गया 45। तो 120 minus 89 क्या आंसर आ गया? 30। 31। 31। Correct. So there are at least 2 letters which are going to their own envelopes, and this can be done in 31 ways. समझ में आया? फॉर्मूले को ही यूज कर रहे हैं हम, बस थोड़ा सा 1-2 कंडीशंस हैं, बहुत ही सिंपल से लगा दी गई हैं। आई डोंट थिंक समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। सर उसने जो केसेस लगा के किए उससे भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आंसर वही आएगा, करो ना। ओके उससे भी आंसर वही आएगा। ओके सर। पहले केस का आंसर आएगा 20, दूसरे केस में क्या होगा? 5C3 into D2 1 होता है तो 10 आएगा। 20 plus 10 30। सर वो नेक्स्ट केस का आंसर 0 आएगा क्योंकि D1 0 होता है, और उसके अगले केस का आंसर 1 आएगा। 30 plus 1 आंसर 31 आ जाएगा। 20 plus 10 plus 1, तो उससे भी कर सकते हो। 3 ही केस है उसमें, 3 केस ऐड कर दो, आ जाएगा। D1 तो 0 ही होगा ना, एक ऑब्जेक्ट को तो डिरेंज नहीं कर सकते ना। एक एनवेलप है, एक लेटर है, ऐसा करो कि अपने में ना जाए तो हो ही नहीं सकता, तो अपने में जाएगा ही जाएगा ना। तो बताओ भैया, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब आते सर हैं। ये हाँ सर इसमें थर्ड केस कौन सा बनेगा, एक बार आप बताएंगे? क्योंकि सर एक में तो कोई 2 में से एक जा रहा है, दूसरे में 2 या तो दोनों ही चला जाएगा।
क्या हुआ? सर ये जो हमने क्वेश्चन किया ना अभी, इसमें सर थर्ड केस कौन सा होगा? थर्ड केस? अगर हम केसेस लेके करें, आपने बोल 3 केसेस बनेंगे। हाँ, तो पहला केस क्या है? सर पहला केस तो ये होगा ना, दोनों में से कोई एक जा रहा है। दोनों में से कोई एक जा रहा है? अरे 5 है भाई। सर सर नहीं, कंडीशन के हिसाब से एटलीस्ट 2 ऑफ द लेटर्स गो टू ओन एनवेलप्स। हाँ तो फिर हाँ तो सर 2 में से कोई एक जा रहा है अपने खुद वाले में। अरे यार कमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज तू जो है कम से कम 2 लड्डू खाएगा, तो 2 में से कोई एक ही खाएगा। कम से कम नहीं 2 लड्डू हाँ खाएगा, मतलब 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा, 25 खाएगा, 2 या 2 से ज्यादा खाएगा ना यार। 2 में से कोई अच्छा एक हाँ जा रहा हाँ है, ये केस है। ये कैसा केस है? समझ गया। पहला केस है कि 2 जा रहे हैं, दूसरा केस है कि 3 जा रहे हैं, नेक्स्ट केस है कि 4 जा रहे हैं, और उसका अगला केस है कि 5 जा रहे हैं। मैं 3 केस इसलिए बोले कि 4 जा रहे हैं और एक नहीं जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 5 लेटर्स हैं और 5 एनवलप्स हैं और 4 चले गए अपने में, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो पांचों के पास चॉइस क्या है? उसको जाना ही पड़ेगा पांचों में। हाँ सर तो समझ गया। तुम क्या कह रहे हो, 2 में से एक जा रहा है, ये कैसा कंफ्यूजन? नहीं नहीं, वो सर थोड़ा गलत सोच लिया। अब एक थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। थियरी वही है, फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन में कंडीशन थोड़ी चेंज करेंगे तो ऑब्वियस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो इस बार हमारे पास ये मान लो इस बार 10 लेटर्स 10 लेटर्स हैं और अनवलप्स जो हैं, अनवलप्स भी 10 ही हैं, ठीक है। बट L1 is already put in E2, ये ऑलरेडी हो चुका है। लेटर 1 को हम अनवलप 2 में डाल चुके हैं, बात समझ में आ रही है? देन नंबर ऑफ ways to derange, क्वेश्चन को बस समझ लो इस बार भाई। अगर ये L1 E2 में नहीं गया होता, आंसर वुड हैव बीन डायरेक्टली D10, 10 चीजों का डिरेंजमेंट। अगर मैंने ये कंडीशन नहीं दी होती कि L1 E2 में जा रहा है तो आंसर हो जाता D10, है कि नहीं? लेकिन विद दिस कंडीशन आंसर D10 तो नहीं होगा, आंसर में डेफिनेटली कुछ चेंज होगा। अब सोचो और बताओ, देखें कौन सर सा होता है। लेकिन वो चेंज तो सिर्फ कैलकुलेट नहीं L2 करना में है। होगा ना। L3 के लिए तो वो L3 L4 L5 टिल L10 तक के लिए तो डीअरेंजमेंट लगा देंगे, और L2 के लिए तो सब कुछ किधर भी डाले वो डीअरेंज ही हो जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है बताओ? क्या आंसर आ रहा है बताओ? पहला ऑप्शन तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि तुम L2 को कहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि एनवेलप 2 तो अब उसमें लेटर 1 पड़ा ही हुआ है, तो तुम लेटर 2 को कहीं भी डाल सकते हो। सर लेकिन वैसा नहीं, फिर वैसा कंटिन्यू होता रहेगा ना। मान लीजिए अगर वो लेटर 2 E1 में गया तभी वैसा हम बाकी सबको कैसे भी डीरेंज कर सकते हैं, वरना अगर लेटर 2 E3 में गया तो L3 के लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगा कि उसको कहीं पे भी डालो वो डीरेंज ही हो एक जाएगा। बार फिर जो है तुम्हारी थियरी बिल्कुल सही है, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है, बट देखना यह है कि उस लॉजिक को तुम मैथ्स में कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं, यानी आंसर सही दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। तो वो जो कह रहा है आप इस बात पे भी ध्यान दो। तुमने इतना बोला कि L2 के पास चॉइसेस सारी और बाकियों का डिरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन L2 की उस चॉइस पे बाकी लेटर्स का डिरेंजमेंट डिपेंड करता है। कैसे? अगर L2 E1 में चला गया, अज्यूम करो L2 E1 में चला गया, तो अब जो बचे हुए लेटर्स हैं और उनके जो एनवलप्स हैं
उनका डिरेंजमेंट हो जाएगा, सही बात है। लेकिन ये तो तब होगा ना जब L2 E1 में चला गया। ये जरूरी था ना कि L2 E1 में चला जाए। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो अब आंसर क्या होगा इसका? देख रहा हो, छोटी सी एक कंडीशन डाल दी एलिमेंट्री लेवल पे करे तो है। तो मतलब हर एक ऑप्शन की चॉइसेस देखे वैसा करे और डीरेंजमेंट से Okay. ना करे। अरे लेकिन उसमें केसेस बना लूंगा ना बहुत सारे, तो दिक्कत हो जाएगी। सर D8 प्लस D7 प्लस D6 ऐसा होएगा क्या 1 तक? क्या आंसर तुम्हारा? D8 प्लस D7 प्लस D6 से लेकर कहाँ तक? नहीं सर, नहीं ये कैसे आया? आया तो आया, सर ठीक यहाँ है। पे कुछ मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होना चाहिए क्या नंबर ऑफ वेज के सामने? क्यों क्यों फिक्स क्यों नहीं होंगे? मैक्सिमम क्यों वैरी क्यों करेगा वो? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें मैक्सिमम कैसे हो सकता है? one letter goes to one envelope, no letter goes to its own envelope, and letter 1 will go to envelope 2 only. With these three conditions, how is your answer varying between two values? Minimum maximum क्यों आएगा? सर मतलब L3 to 10-3 किसी में भी जा सकता है ना? L2 L3 to L10 किसी भी एनवेलप में जा सकता है ना? उन पे तो कंडीशन नहीं है ना? हाँ, तभी तो नंबर ऑफ वेज हम काउंट कर रहे हैं। तभी तो हम नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं। भाई तुमने जो पिछला क्वेश्चन किया, ये जो D544 है, हाँ नहीं सर, मेरा कुछ कंफ्यूजन। यहाँ हाँ, यहाँ पे L1 तो E2 E3 E4 E5 कहीं नहीं आ सकता है ना, E1 हाँ छोड़कर, सर, मेरा थोड़ा हाँ यस सर। है ना? तो मैक्सिमम नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेज हमें काउंट करना है। कम ऑन इंडिया, दिखा दो, कर सकते हो तुम। तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, लेकिन बीच में तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो रिफ्यूलिंग करो और फिर सोचो। कम ऑन। एक मिनट दीजिए सर, थोड़ा सा। भाई जो तुम कह रहे हो ना भाई, उसको मैथमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। तुमने कहा ना कि अगर L2 E1 में गया तब तो हमें क्लियर है आंसर। तो क्यों ना इसको हम लोग लिखें, क्या लिखें? केस 1 बनाते हैं। क्या है हमारा केस 1? इफ L2 goes to E1, E1 यानी कुछ ऐसा है भैया, L1 E2 में जा चुका है, L2 को हमने E1 में डाल दिया। तो ये वाला केस अब सिंपल हो गया। ऐसा करने के बाद अब ये केस सिंपल हो चुका है, बिकॉज L3 E3 L4 E4 से लेकर L10 E10 बचे हुए हैं, हर लेटर और उसका असाइंड एनवेलप बचा हुआ है, और इनको डिरेंज करना है। सो वी हैव 8 letters, we have 8 envelopes. तो नंबर ऑफ वेज टू डिरेंज क्या होगा आंसर? क्या होगा इस पार्ट का आंसर, इस केस का D8 आंसर? D8 8 सर आंसर D8 प्लस 7D7 है क्या? नहीं 8D7 है। क्या करो? आंसर D8 प्लस 7D7 8D7 8D7। तो केस जो तुमने बोला वो मैंने केस बनाकर लिखा, तुमको दिखा दिया। देखो इस केस का आंसर आ गया। अब एक एटलीस्ट एक पार्ट तो सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या बनेगा भाई? L2 E3 में जाएगा। डज नॉट गो टू E1, मतलब अब भाई E3 में जाए, E4 में जाए, E5 में जाए, E10 में जाए, जो भी हो, लेकिन E1 में नहीं जाएगा।
केस 2 एक्सक्लूसिव केस है, बिल्कुल सेपरेट केस है. सो इफ L2 doesn't go to E1, L2 E1 में नहीं जाता है. अब ये वो केस है जो तुम्हें सोचना है. सर फिर साथ इसका ही डीअरेंजमेंट करना पड़ेगा ना. क्या होगा केस 2 का आंसर? सर मुझे एक आंसर आया है. केस 2 का आंसर? नहीं शाम का. अच्छा, क्या आंसर है? सर 10 फैक्टोरियल -1 -99. क्या 10 फैक्टोरियल -1 -99? हाँ. ये कैसा आंसर है? कैसे आया ये? फिर मैंने सोचा कि टोटल से सब्ट्रैक्ट करते तो मैंने 10 फैक्टोरियल टोटल हुआ एंड 1 वो केस सब अरेंज हो जाएगा. और फिर मैंने सोचा कि हमें वो सब केसेस निकालने नहीं यार, कोई और E2 में जाएगा. नहीं, इसमें पता है कितने केस निकालने पड़ेंगे? पूरा तुम्हें पाई लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसा तो ना हो जाएगा. कोई भी लेटर अपने एनवलप नहीं आ रहा है, तुमने कंसीडर नहीं किया. केवल 2 केस थोड़ा सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पर. नहीं. 8C1 into D7. 8C1 into D7 एक्सप्लेन करो. सर क्योंकि एक का डीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब क्योंकि फिर L1 L2 उस इन्वेलप में जाएगा, तो फिर साथ इसका डीअरेंजमेंट करना पड़ेगा. तो फिर वो जिसका नहीं होगा उसको चूज टेल मी करना. व्हाट इज एक्सप्लेन 8C1. 8C1 क्या है? जो 8 बचे हुए लेटर्स है एनवलप्स. हाँ, एनवलप्स या इसमें लेटर्स? से एक का नहीं होगा तो फिर बाकी. नहीं सर, थोड़ा गलत हो गया. 8C1 ये हो सकता है. आई थिंक तुम शायद सोच रही होगी कि ये जो बचे हुए 8 एनवलप्स हैं, बिकॉज आई एम सेइंग L2 डज नॉट गो टू E1 और L2 E2 में ऑटोमेटिकली जा नहीं सकता क्योंकि असाइंड है. तो 2 एनवलप्स कम हो गए, तो L2 को डालने के तरीके 8 है. 8C1 वो 8 हो सकता है. एंड उसके बाद जो बचे हुए 7 लेटर्स हैं उनको डिरेंज करने के वेज D7 होंगे. तो ये अगर तुम ऐसा कुछ अगर सोच रही हो तो ये भी रॉन्ग हो गया. पता है क्यों? बिकॉज अगर मान लो ये जो L2 है वो पहुंच गया E3 में. L2 अज्यूम करो कि E3 में पहुंच गया. तो अगर L2 E3 में पहुंच गया तो जो बचे हुए 7 लेटर्स हैं उनका एग्जैक्टली डिरेंजमेंट नहीं हुआ, बिकॉज L3 का जो असाइंड एनवलप था वो तो है ही नहीं. अब E3 में तो ऑलरेडी लेटर पड़ा हुआ है ना. तो L3 तो ऑटोमेटिकली डिरेंज हो जाएगा, मतलब वो अपने एनवलप में जाएगा ही नहीं. तो वही चीज रिपीट हो जाएगी जो पहले हो रही थी. इसलिए ये वाला आंसर सही नहीं होगा. आता है दिमाग में ये आंसर, लेकिन ये आंसर सही नहीं है. L1 is already put in envelope 2. L2 will not go to E1. ये अब नहीं होगा. L2 will not go to E1. Come on. मतलब ये ऐसा है ना कि क्लिक कर गया तो सेकंड में आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में. नहीं क्लिक कर रहा है तो सोचते ही रह जाओगे. अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ. L3 does not go to E3. L4 does not go to E4. And so on to L10. ये तो डिरेंजमेंट होता है. सर कुछ ऐसा है क्या कि एक रहेगा और फिर उससे सब मतलब सारे केसेस उसी से मल्टीप्लाई होंगे? केस 2 का आंसर तुम लोग ला नहीं पा रहे हो यार. कोई बात नहीं, होता है, ठीक है. थोड़ा मुश्किल तो है सोचना. केस 2 का आंसर है सर अगर L2 E3 में गया तो फिर एनवेलप्स 8 बचे ना. सही है यार, लेकिन क्या सारे केस बनाओगे क्या बैठ के? L2 E3 में गया, E4 में गया. L2 अगर E3 में गया तो बाकी बचे हुए लेटर्स एनवेलप सेम बचे ही नहीं है. L3 बचा हुआ है, E3 बचा ही नहीं है. फिर वही काम करना पड़ेगा. फिर L3 गया E4 में, कितने केस बनाओगे?
अच्छा, मैं इस केस का आंसर लग रहा हूँ, तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि आंसर वो क्यों है। इसका आंसर है D9 और फाइनल आंसर हो गया ये। हाँ सर, क्योंकि कोई भी अपने इसमें नहीं जा रहा है, तो मतलब सबका वो तो मिनट। मतलब और क्लियर बताओ, कोई भी अपने नहीं आ रहा मतलब L1 E2 में जा चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। सर अब इसके बाद क्योंकि आंसर अभी D9। E1 में नहीं जा सकता, तो फिर E1 को हम लोग E2 के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, यस फिर हो जाए। यस, आया समझ में ना, वेरी गुड। अब इस बार जो हमने केस बनाया है L2 डज नॉट गो टू E1, इस केस की वजह से 9 ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट हो रहा है। कैसे? L2 डज नॉट गो टू E1। अरे मैं E1 बोलूं या E2 बोलूं, फर्क क्या पड़ता है तो एनवेलप ही ना। L2 E1 में नहीं जा सकता, L3 E3 में नहीं जा सकता, L4 E4 में नहीं जा सकता, एंड सो ऑन टू L10 E10 में नहीं जा सकता। तो 9 लेटर्स हैं जो 9 असाइंड एनवेलप्स में नहीं जा सकते। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि L2 का जो असाइंड एनवेलप था वो E1 था, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो 9 ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट ही तो हुआ है कि नहीं? हाँ सर, अरे ट्रिकी था, कोई बात नहीं, होता है, ट्रिकी था ये, सोचना इतना आसान नहीं था इसको। ये है एडवांस का लेवल। अगेन एडवांस में जो अच्छे क्वेश्चन पीएनसी गए हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन। तो जेई एडवांस में होगा ऐसा, लेकिन वही है यार कि आंसर तक पहुंचने के रास्ते, अगर तुम्हें डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है तो कम लेटर्स लो, काउंट करो और अपने आंसर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। थोड़ा 2-3 बार ट्राई करोगे ना तो आंसर तक पहुंचोगे। सोचना ही तो है, ये क्लिक करने वाली बात है। केस 2 जैसे ही क्लिक करेगा ना, आंसर तो सेकंड में आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसके ऑप्शन लिखे रहते हैं, तो जब तुम्हें D8 प्लस D9 वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आंसर ऑप्शंस को खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि D9 क्यों लिखा है यहाँ पर। D9 अगर तुम एक्सप्लेन कर लेगे तो भी तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ऑप्शंस का एक एडवांटेज ले सकते हो उसमें। बट वन ऑफ द बेटर क्वेश्चंस एडवांस में, पीएनसी के जो अच्छे क्वेश्चंस आए ना एडवांस में भी, एडवांस में ठीक ठाक क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन उनमें भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन था ये, और रिसेंटली पूछा गया, मतलब 15-16 में ही कुछ ऐसा है। ठीक है, नोट कर लो। और अभी भी किसी को डाउट हो तो उसको डिस्कस करो भाई। D8 प्लस D9 समझ में आया ना? केस 1 तो क्लियर ही होगा, D8 हमने क्यों लिखा था। केस 2 का D9 समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ सर, समझ तो गया। हमने लिखा वही था, बट हम लोग ये नहीं सोचे कि वो D9 होगा। वही तो सोचना था ना, लिखा तो लिखा मैंने, केस तो बना ही दिया था ना। चलो ठीक है। अच्छा गया तुम लोगों ने, सोच तो तुम लोग पा रहे थे, तुम लोग वहां पहुंच पा रहे थे, वही उसको, उसका जो मैथमेटिकल टर्म होगा वो तुम सोच नहीं पा रहे थे। और फिर तुम बीच में फिर रास्ते पूरा चेंज कर लेते हो जोएब, फिर तुम सबट्रैक्ट करने बैठ गए। अरे वो मुझे जो पता था कि टोटल वो आ माइनस ही सब, नहीं रहा है, तो फिर मैं कुछ अलग ट्राई करता हूँ मतलब। अरे लेकिन अलग ट्राई करो, लेकिन ये सोचो कि जो तुम अलग ट्राई कर रहे हो तुम बेसिक पे चले गए, एकदम फंडामेंटल पे, तो वहां तो तुम्हें फिर पूरा पाई यूज करना पड़ेगा यार। जिस मेहनत से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है डिरेंजमेंट का, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, फिर आएगा वहां से भी आंसर आएगा, क्योंकि फंडामेंटल तो वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा मैंने एक अलग वेरिएशन दिया है। वी हैव 10 लेटर्स एंड वी हैव 11 एनवेलप्स। ठीक है, Li is assigned to EI,
मतलब ये L1 goes to E1, L2 goes to E2, मतलब असाइन जो किया हुआ है वही है. So find the number of ways to derange. देखो तुम ये वाला वेरिएशन कर पाते हो क्या? सर D10 प्लस 10 D9. क्या हो गया भाई? D10 प्लस प्लस 10 D9. 10 D9. जरा एक्सप्लेन करो उसको. मुझे भी यही आया. एक्सप्लेन करो. सर पहले E11 सिलेक्ट नहीं होएगा, E1 to E10 ही एक मिनट. रहेगा. फिर तुमने D10 केस आ बनाया ना, गया. केस 1 when E11 is not selected या contains no letter. ऐसा हो सकता है ना कि E11 छूट जाए, बिकॉज सबसे पहले इजी केस बनाओ. अपने आंसर को लाने के लिए केस जैसे हमने पिछली बार किया था, हमने वो डाल दिया था उठाकर. हमने भाई दिक्कत क्या है, इस बार एक एक्स्ट्रा एनवलप है, तो ये केस बनाना बिल्कुल सही है कि E11 में लेटर गया ही नहीं. अगर E11 में लेटर नहीं आता है तो 10 लेटर्स हैं और 10 एनवलप्स हैं, और उनको डिरेंज करने के वेज D10 होंगे. बिल्कुल सही बताया तुमने, बहुत अच्छी बात है. केस 2 क्या होगा? सर D1 to E1 to E10 में से एक एक्सक्लूड हो जाएगा. मतलब ये Contains इसमें लेटर जा रहा है ना, E11 लेटर जाता है, और तुम उसका आंसर बोल रहे हो 10 D9. ये कैसे आ रहा है? सर अगर E1 एक्सक्लूड किया तो फिर D9 ही डिरेंजमेंट बन सकते हैं. फिर कैसे कैसे हर कैसे एक केस कैसे एक्सप्लेन करो. अगर तुम कह रहे हो कि तुमने E1 को एक्सक्लूड कर दिया, E1 को हटा दिया, तो D9 कैसे? सर L2 E2 L3 ओ हाँ, फिर L1 E1 E11 भी हो जाएगा. तो दो L1 केस तो फिर बनाने पड़ेंगे. ऑटोमेटिकली हो रहा है ना डिरेंज, है ना. हाँ. तुम्हारा पहला तो सही आंसर है, दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा. सर 10 into D9 plus D10. क्या? 10 into D9 plus D10. वही आंसर दिया था हमने. वही तो आंसर दिया उसने भी. सर नहीं, D10 plus 10 into D9 plus D10. कैसे? केस 2 का आंसर बताओ. सर केस 2 कैसे आ रहा है? सर पहले असाइन करेंगे L1 E11 में चला गया. चला गया. फिर 9 बचे. 9 बजे. हाँ, फिर और एनवलप 10 लास्ट टाइम की बचे. जैसे हो गया. एनवलप 10 बचे हैं. समझ रहे हो, लेटर 9 बचे हैं बट एनवलप 10 बचे हैं ना. हाँ सर.
सर 10 में से 9 को चूज करके उसमें डीरेंज किया था। 10 में से 9 चूज करके, नहीं वो ठीक है, 10 में से एक चूज करना, 9 चूज करना, बात सही है, बट वो एक चूज हम क्यों कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि अब E11 में एक लेटर जा रहा है। हाँ सर। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जब तुम एक को हटाओगे तो फिर अब एक्चुअल डिरेंजमेंट नहीं है, बिकॉज एग्जाम्पल E1 को मैंने अगर हटा दिया तो अब L1 तो ऑटोमेटिकली डिरेंज हो जाएगा, L1 के पास तो सारी चॉइस है, कहीं भी जा सकता है। प्रॉब्लम ये है। अरे क्या हो गया भाई, तुम बहुत बहुत सोशल कर रही हो। थोड़ा नेगेटिव। हम्म? नहीं हो रहा। E11 में लेटर नहीं जाता तब तो काम बहुत आसान है, E11 में लेटर चला जाएगा तो दिक्कत हो रही है हमको। अच्छा एक हिंट देता हूँ, चलो एक इमेजिनरी लेटर 11 अज्यूम करो, इमेजिनरी। E11 contains no letter or L11 goes to E11। बात तो सेम ही होगी ना, क्यों भाई? यस सर। E11 में कोई नहीं गया, मतलब 1 to 10, या जो लेटर 11 जो हमारा इमेजिनरी लेटर है तो वो 11th एनवेलप में चला गया, तो बात तो सेम ही है। E11 contains a letter और लेटर 1 to लेटर 10 कोई एक goes to E11, या फिर L11 does not go to E11। ये सारी बातें सेम ही तो हैं।
अगर हम ये चाहते हैं कि L1 से L10 तक कोई लेटर E11 में जाए, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि जो L11 है वो E11 में ना जाए। सही है ना? सर यस सर। हाँ, सर केस 1 में D11 नहीं हो जाएगा? लाइक केस ऐसा है 1 तो में हाँ कैसे? D11 हो जाएगा लाइक अगर इमेजिनरी टर्म। L11 E11 में चला गया, जिसको रखने का एक ही तरीका है, तो 10 लेटर्स का 10 एनवेलप में D10 ही तो होएगा ना यार, D11 क्यों होगा? यस सर। पहले केस का आंसर तो क्लियर है कि D10 ही होगा, उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है हमको। केस 2 का आंसर क्या होगा अब तो बता दो। D11 करेक्ट, एक्सप्लेन करो उसको। सर अगर L1 11 में जा रहा है तो बाकी सारों के पास तो 11 डी करने के तरीके हो गए। केस 2 का आंसर D11 कैसे? अरे कमाल की बात है यार, इसको पढ़ो ना, ये देखो। थ्रू L11 जा रहा है तो 11 D11। ओके सर, समझा समझा समझा। L11 does not go to E11. L10 does not go to E10. क्या हो गया? 11 ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट ही तो हो गया भाई। अभी समझ में नहीं आया? सर समझा हमने समझा सर। समझा। समझो, हमने एक इमेजिनरी लेटर यहाँ पे अज्यूम किया और उस लेटर के बेसिस पर केसेस बनाए। पहला केस, लेटर 11 गोज टू एनवलप 11, जिसका मतलब एक्चुअली है कि एनवलप 11 खाली है, उसका आंसर D10 आ गया, सिंपल था। जो दूसरा केस बना उसके बेसिस पे वो ये बना कि लेटर 11 जो है, जो इमेजिनरी लेटर है, वो E11 में नहीं जाता है। तो नहीं जाता है, ये हमारे लिए फेवरेबल चीज है, क्योंकि डिरेंजमेंट का मतलब ये है कि वो अपने एनवलप में ना जाए। तो L11 केस के अकॉर्डिंग, केस 2 के अकॉर्डिंग, L11 डज नॉट गो टू E11, और डिरेंजमेंट का मतलब ही तो यही है कि Li डज नॉट गो टू EI। तो 11 11 में नहीं, 10 10 में नहीं, 9 9 में नहीं, एंड सो ऑन टू 1 1 में नहीं। Derangement of 11 objects, your answer is D10 plus D11. है ना? तो ऐसे वेरिएशंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। क्या पता तुम्हारे लिए फंस जाए क्वेश्चन, ऐसा कोई हो सकता है आ जाए, बट मुश्किल है। ट्रिकी था, ये ट्रिकी था, डेफिनेटली ट्रिकी था, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस करने से चीजें समझ में आएंगी। जो केस 2 है ना, वही एक केस तो हमने फेवरेबल केस बनाते ही हैं, जिससे मतलब आंसर जल्दी आ जाए, बट उसके बाद जो केस बचेगा वही सोचना पड़ेगा हर बार। और मैं ये नहीं कह सकता कि जेई एडवांस के बाहर पहुंच गए, बिकॉज एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुके हैं। आई डोंट रिमेम्बर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, ये ऊपर वाला या ये वाला, नहीं ऊपर वाला ही आया था, ये वाला तो शायद नहीं आया था, ऐसे ही बना दिया मैंने। अब यहाँ पे तुम और चाहो तो एक एनवलप और ऐड कर दो, यहाँ पर E11 के बाद E12 कर दो, या लेटर्स को बढ़ा दो। लेटर्स बढ़ाओगे लेकिन फिर उसमें फिर वो कंडीशन नहीं पड़ेगी कि एक तो खाली रहेगा फिर, और असाइनमेंट कुछ मतलब एक नई कंडीशन बनाकर एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल डीरेंजमेंट और इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो एक जेनरिक टॉपिक है जो कहीं भी यूज कर सकते हो, बट डीरेंजमेंट पर अगर तुम्हें इतने क्वेश्चन समझ में आ गए और इतनी थियरी तुम्हें समझ में आ गई तो इतना काफी। मेन में तो ये पॉइंट टच नहीं होने वाला है, और अगर होगा भी तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा, लेकिन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो आर्काइव्स में आना और देखना किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं डीरेंजमेंट पे। एक ही दो आए हैं आज तक, केवल एक ही दो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, समझाइए।
यस Yes, sir. सर ओके। तो हम याद है डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और हम पहले पॉइंट पे थे डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट। इसी में डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट में एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं तुमको, अभी भी डिस्टिंक्ट ही है चीजें। हाँ, इन हाउ मेनी वेज in how many ways 6 rings, 6 distinct rings, huh? Can be worn in 4 fingers. Four to the power 6. Finger 1, finger 2, finger 3, finger 4, ring 6 distinct. और आंसर दिया किसी ने भी 4 पावर 6। एक्सप्लेन करो बच्चे कैसे है अभी 4 पावर 6। सर हर एक रिंग के पास 4 ऑप्शंस है। हर एक रिंग के पास 4 ऑप्शन है। आंसर हो गया 4 पावर 6। यानी तुमने ट्रीट किया इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसा ही कि 6 बॉल्स हैं, 4 बैग्स हैं, बॉल्स को बैग्स में डालना है, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ऐसे यूज किया ना तुमने। सर एक फिंगर में 2 रिंग पहन सकते हैं ना, सर इसमें कुछ डिस्टिंक्ट फिंगर्स का मतलब मल्टीपल रिंग। नहीं, फिंगर्स डिस्टिंक्ट है, फिंगर्स भी डिस्टिंक्ट है, अलग फिंगर्स हैं। तो 4 पावर 6 जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे सही नहीं है। पहले तो ये समझो कि उसका रीजन क्या है, यानी खुद को और सबको एक्सप्लेन करो व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स अमंग 4 डिस्टिंक्ट बैग्स। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर 4 पावर 6 आता। अगर रिंग्स की जगह पे बॉल्स होती, फिंगर्स की जगह पे बैग्स होते, तो आंसर 4 पावर 6 सही था। अब ऐसा चेंज क्या हो गया? कुछ सर कैपेसिटी ये है है क्या, क्या मतलब कि एक फिंगर में इतना एक ही लिमिटेड नंबर ऑफ रिंग्स सर पहन एक सकते हैं। फिंगर में एक ही रिंग जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने कब बोला? मैंने बोला ऐसा? सर तो तब क्यों नहीं होगा? वही तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं होगा? सोचो, ये क्वेश्चन बैग्स और बॉल्स वाले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे हो? क्योंकि हर फिंगर भी अलग है, ऐसा कुछ है। वहां भी हर बैग अलग था। अरे नहीं, वहां भी तो डिस्टिंक्ट था सर। हाँ, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट है भाई, ये क्वेश्चन डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट का ही है। सर ऐसा कुछ है क्या कि 4 फिंगर को पहले सेलेक्ट करना होगा 5 में से? नहीं नहीं नहीं, 4 फिंगर्स उन्हीं 4 ही पहनना, वो सेलेक्ट नहीं करनी है। पता है इसमें दिक्कत ये है कि मैं बता देता हूँ दिक्कत क्या है। जैसे फिंगर 1 है मान लो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुमको। फिंगर 2 है, फिंगर 3 है, फिंगर 4 है। अब मान लो 2 रिंग्स जो है वो यहाँ गई, एक यहाँ पे आई, फिर 3 मान लो यहाँ चली गई। कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। कौन सी रिंग गई है? जैसे मान लो 4th यहाँ पे, 1st यहाँ पे, 6th यहाँ पे, 2nd यहाँ पे, 3rd यहाँ पे, 5th यहाँ पे। जस्ट 1 एग्जाम्पल है ना। 6 रिंग्स को मैंने 4 फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिंगर 4 में तो कुछ भी नहीं, ऐसा हो सकता है एक फिंगर बच गई पूरी। अब इसको देख कर बताओ, एग्जाम्पल देख के बताओ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बॉल्स एंड बैग्स?
सर ऐसा है क्या कि अगर सिक्स्थ रिंग अगर फिंगर 4 पे होता तो भी सेम केस होता है? नहीं यार, नहीं नहीं। अबे ये सोचो कि बैट्स और बॉल्स होती हैं, मतलब अब तो मैं 4:6 4/6 आंसर वही तो बॉल्स और बोला। बैट्स का होता, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मान लो मैंने 1/4 की जगह पर, ये जो 1/4 लिखा है इसकी जगह पर मैंने यहाँ लिख दिया होता ऐसा 4/1, ऊपर 4 नीचे 1, यहाँ 1 यहाँ 4, तो ओ तुम्हें अच्छा। अलग दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? इस फिंगर में ऊपर कौन सी रिंग पहनी है, नीचे कौन सी रिंग पहनी है, मैटर करेगा ना। लेकिन अगर ये हाँ बैग सर। होता, अगर ये बैग होता और मैंने कहा होता कि इसमें 1 गया 4 गया, तो किस ऑर्डर में गया है ये मैटर थोड़ी ना करता है। हमें अल्टीमेटली दिखाई क्या देगा कि बैग 1 में रिंग 1 गई है, रिंग 4 गई है, बॉल 1 गई है, बॉल 4 गई है। तो क्या तुम्हें दोनों सिचुएशंस का डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर समझ गया। क्या समझा? कि यहाँ पर फिंगर्स के अंदर भी अरेंजमेंट करना केसेस है। और इसमें पढ़ेंगे। अरेंजमेंट मैटर करता है, बॉल वाले केस में अरेंजमेंट मैटर नहीं हाँ करता। भाई। बॉल्स इनसाइड द बैग में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, कौन सी बॉल कब गई हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिंग्स इन फिंगर्स में अरेंजमेंट मैटर करेगा। हमको दिखाई देगा कि कौन सी रिंग ऊपर है, कौन सी बीच में है, कौन सी नीचे है, कौन सी कहाँ पर है। ये चीज हमको क्लियरली दिखाई देगी। तो हर एक अरेंजमेंट एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन देगा हमको, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। तुम्हें इसका भी आंसर कई बुक्स में या कई लेक्चर्स यूट्यूब वीडियोस में गलत दिया होगा, 4/6 ही दिया जाता है। और मॉड्यूल इसका में गलत दिया है फिर। इसका सर ये 2 दिन पहले किया था ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में। अच्छा, मॉड्यूल में भी गलत दिया होगा। देखो तो ऐसा हो सकता है, हाँ, लेकिन तुम्हें पहले ये समझना चाहिए कि वो आंसर रॉन्ग क्यों हो गया। तो वो चीज तुमको अब समझ में आ गई है। अब मैं तुम्हें इसको करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि वो ये इतना आसान नहीं है। सोचने का बिल्कुल एक नया, बिल्कुल ही नया तरीका डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम केसेस बनाने के बारे में सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन फिर कितने केस बनाओगे यार? सोचो, 6 रिंग्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, पता कितने केस बनेंगे? जैसे पहले फर्स्ट फिंगर में 6 रिंग्स लगेंगे, 6 + 0 + 0 + 0, 5 + 1 + 0 + 0, ऐसे केस बनाते जाओ, फिर आंसर निकालते जाओ, तो आ तो जाएगा इवेंचुअली, लेकिन ये बहुत लेंदी होगा। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो अर्पित है क्या? अर्पित, हाँ सर। अर्पित तुझे ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये वाला, ये तुझे अक्षत को फोन पे बताना है। कैसे बताएगा? कि आज सर ने जो है 4 फिंगर्स बनाई थी और उसमें रिंग्स डाल दी थी, तो अक्षत ने पूछा अच्छा किस ऑर्डर में डाला था। अब ये तुम दिखा नहीं सकते हो, तुम केवल तो बस फोन है, ऑडियो यूज करना है। तो ये मैसेज तुम कन्वे कैसे करोगे, या मैसेज सर तुम्हें ये टेक्स्ट कैसा कर? क्वेश्चन है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने। फोन पे बात भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें सिंपल टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप भी नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करना है, और तुम्हें बताना है कि ये जो है, ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये तुम्हें मैसेज करना है। कैसे करोगे? इन मिनिमम सर नंबर ये ऑफ, एग्जैक्ट केस। एग्जैक्ट केस, हाँ सर कन्वे क्या करना है वो? हाँ ये एग्जैक्ट केस ना। ये एग्जैक्ट केस कन्वे करना है। हाँ सर, तो ऐसा बोल सकते हैं जैसे फर्स्ट फिंगर में पहले फर्स्ट रिंग है, फिर फोर्थ रिंग है, फिर सेकंड फिंगर में सिक्स्थ रिंग है, मतलब ये फिर सब थर्ड लिखोगे तुम? फिंगर में पहली सेकंड रिंग है, फिर थर्ड मिनिमम रिंग है, मिनिमम और फिर नंबर फिफ्थ ऑफ रिंग है, लेटर्स और एंड फिर डिजिट्स यूज फोर्थ करनी फिंगर है। खाली है। अरे ऐसा इतना क्या, पूरी इंग्लिश और हिंदी लिख दोगे तो हेलो समझ में आ ही सर। जाएगा। तो बात फोटो सही है, भेज दे। फोटो नहीं भेजना है। हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर हमें आ रही है।
हाँ सर अभी आ रही है। पूरी कहानी लिख के हेलो नहीं भेजनी है, मिनिमम नंबर ऑफ लेटर्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यूज करनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मतलब जो है लिख के भेज ही दिया कि आज ये हुआ, ऐसा हुआ, आज पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया था, दूसरा समझ में आया, फिर उसके बाद तुम्हें केवल ये केस, ये ऑर्डर लिख के भेजना है। मैं बताऊं, देखो ऐसे भेजो। जी हाँ क्या और 4 1 जेड पेयर के नाम पे। अच्छा गैप, 6 गैप, 5 3 2 गैप। अगर ये तुमने पास ऑन कर दिया तो एक समझदार बंदा समझ जाएगा कि रिंग्स का ऑर्डर फिंगर्स में दिया जा चुका है, और केवल ये नहीं बताया गया कि रिंग्स जो है वो कौन सी रिंग किस फिंगर में है, ये भी बताया गया किस ऑर्डर में है। देखो ना 4 1 हाँ सर स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, 6 5 3 2, ऑर्डर भी है हमारे पास, है ना। ये जो मैसेज तुमने कन्वे किया है, मान लो ये तुमने कन्वे किया, इस मैसेज को तुम जितनी तरीके से कन्वे कर सकते हो उतने ही तरीके से ये 6 रिंग्स 4 फिंगर्स में पहनी जा सकती हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन कन्वे दिस मैसेज टू योर फ्रेंड, टू योर ब्रदर, जिसको भी करना है। जिसका मतलब ये हुआ, इन हाउ मेनी वेज you can arrange 6 distinct objects and 3 identical objects. अगर तुम ध्यान दो, इसमें आइडेंटिकल क्या है, ये जो मैंने जी और जी लिखा है, तो जी इसको मैं गैप बोल रहा हूं। गैप इज वर्किंग लाइक अ फ्लैग। गैप हमको केवल बताता है कि जैसे ये जी तुम्हें दिखाई देगा, इसका मतलब है कि एक फिंगर से दूसरी फिंगर पे स्विच करना है, दूसरी फिंगर से तीसरी फिंगर पे स्विच करना है, तीसरी फिंगर से चौथी फिंगर पे स्विच करना है कि नहीं। फिर से एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 गैप 4 5 6 गैप गैप, तो तुम्हें क्या समझ में आया मैंने क्या किया है, किस तरीके से रिंग्स को फिंगर्स में पहना है। फर्स्ट फिंगर में 3, फर्स्ट सेकंड फिंगर में में 2। 3, और किस तरीके से 1 2 3, सर 9 सेकंड फैक्टोरियल में 4 9 5, फैक्टोरियल बाय 3। नहीं वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है, और थर्ड और फोर्थ खाली रह जाएंगे। अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो बहुत हाँ सर आसान हो गया, लेकिन उसका हाँ ये कन्वर्जन जो है वो ट्रिकी है, ये मुश्किल है। तो 6 सर रिंग्स को, पीएनसी में हमेशा यही होता है, पहले लगता है कि ये क्या करना है, फिर जब कोई बता देता है तो लगता है इतना ऑब्वियस था। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक तुम्हें बताने के बाद, ये स्टेटमेंट देने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि अब तो तुम्हें केवल फॉर्मूला लगाया गया, तुम्हारा काम कुछ बचा थोड़ी ना, आंसर तो पहले तुम्हें बताया जा चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हिंट दिया गया है, लेकिन तुम्हें हिंट नहीं, तुम्हें पूरा सोल्यूशन बताया जा चुका है एक्चुअली। अब अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया तुम कर लोगे, लेकिन जो मेथड, ऐसा नहीं है कि यही एक मेथड था, अभी एक ऐसा मेथड आएगा जिसको समझना और भी आसान होगा, बट वो इतना मतलब क्या कहूँ, जो एलिगेंस इसमें है वो उसमें बात नहीं होगी। हो सकता है हमें केस बनाने पड़े, हो सकता है हमें कुछ और करना पड़े, लेकिन ये जो आंसर हम लेके आए, क्या आंसर आया इसका आंसर आया 9 फैक्टोरियल
6 distinct, 3 identical, 9 factorial divide by 3. 3 factorial. हाँ तो ये 9 factorial because total 9 objects है. 9 objects कौन से हमने काउंट किए? 6 rings and 3 gaps. Obviously अगर 4 fingers हैं तो यहाँ पर 3 gaps बनेंगे इस बार एक्सट्रीम वालों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ वाला कोई गैप नहीं है, क्योंकि गैप हमें क्या बता रहा है, गैप या वो फ्लैग हमको ये बता रहा है कि एक फिंगर से हम दूसरी फिंगर पे स्विच कर रहे हैं। अनलाइक वो जो गैप मेथड ने स्टार्टिंग पढ़ा था वो अलग चीज थी, वो तो हम तब यूज करते थे जब दो लोगों को एक साथ नहीं बैठना है, ठीक है ना। तो क्या ये ट्रिक तुम्हें समझ में आई? जो हाँ मैंने सर अभी ये बताया ये चीज समझ में आई? तो अब कितनी भी रिंग्स और कितने भी फिंगर्स हों, क्या होगा आंसर फॉर n distinct rings and r distinct fingers? क्या आंसर होगा? अगर तुम्हें समझ में आया तो बताओ आंसर क्या होगा। n plus r minus 1 factorial upon r minus R 1 minus factorial. 1. upon r minus 1 factorial. सही है, बिल्कुल सही है। ओके, तो ना ही केवल हमको आंसर पता चला, हमको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात थी कि हमको समझ में आना चाहिए था कि रिंग्स और फिंगर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट कैसे हैं फ्रॉम बैग्स एंड बॉल्स। और ये जरूरी नहीं कि रिंग ही दी जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए इन हाउ मेनी वेज uh, 10 persons can enter through 3 distinct doors. तीन डोर से 10 पर्सन्स को एंटर करना है। इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल? इससे पहले तो अपना आंसर बताओ, मुझे ये 12 बताओ कि ये क्वेश्चन बैग्स बॉल्स का है या रिंग्स फिंगर्स वाला है? रिंग्स फिंगर्स का। क्यों? क्योंकि सर लो पता वाला नहीं कौन सा। क्योंकि अगर मान लो पर्सन ऑर्डर 1, मैटर करता है इसमें। पर्सन 3, पर्सन 10, ये 3 लोग डोर 1 में जाते हैं, तो किस ऑर्डर में गए हैं वो ऑर्डर मैटर करेगा ना यार, कि पहले पर्सन 1 गया, कि पहले पर्सन 10 गया, कि पहले पर्सन 3 गया। हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो ये मेंशन होगा दैट ऑर्डर ऑफ दीज पर्सन्स आल्सो मैटर्स, ऐसा लिखा होगा। नहीं लिखा हुआ है तो भी समझ जाना कि ऑर्डर मैटर करता है। ये क्वेश्चन रिंग्स एंड ऑर्डर मैटर फिंगर्स वाला ही करता है। है तो हम वैसा करें। तो क्या आंसर होगा फिर इसका? क्या आंसर आएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 2 सॉरी factorial 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टर, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो अब हम कह सकते हैं ऑफिशियली कि हमारा एक पार्ट जो है डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट वाला खत्म हो गया है। जितनी पॉसिबिलिटीज थी, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने तुम्हें सारे करा दिए। टाइप ऑफ मतलब जो वैरायटी हो सकती है। क्वेश्चन तो खैर अब कुछ भी डेटा चेंज कर दो नया बन जाएगा। तो अब तक जो आए हैं जेई में आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अब आएंगे हम इसके सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड पार्ट पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस टाइम we are going for the distribution of identical objects to distinct objects. Identical to distinct, सीधा क्वेश्चन पे आता है। नंबर ऑफ वेज to distribute 6
identical balls in 4 distinct bags. 4 distinct bags, 6 identical balls. कंडीशन कुछ भी नहीं है, देयर इज नो कंडीशन, बस बॉल्स जो हैं वो अब आइडेंटिकल हो गई हैं, बैग्स जो हैं वो अभी भी डिस्टिंक्ट है। क्या आंसर 4 पावर 6 होगा? ऐसे कुछ उससे डिवाइड बाय कुछ होगा। क्या हो गया? सिर्फ 4 पावर 6 डिवाइड करना पड़ेगा उसके बाद। किससे? 6 फैक्टोरियल। क्या? अरे वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सिर्फ 4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। क्या ये इंटीजर है? नहीं, 4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 से एक कंट्रास्ट क्वेश्चन। कितनी बार बोला है अपना आंसर बोलने से पहले एक बार इतना तो वेरीफाई कर ले कि नंबर ऑफ वेज इंटीजर होने चाहिए। अगर आंसर इंटीजर नहीं आ रहा तो बोलने का मतलब ही नहीं है। 4 पावर 6 के नीचे डिनोमिनेटर में 6 तो आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि 6 में एक 3 है जो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा उसको। तो क्या आंसर हम देंगे डेसिमल में? नंबर ऑफ वेज हमारे 3.5 आएंगे, ऐसा ना 4 होता है। पावर 6 डिवाइडेड बाय 6c1। क्या? 4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 6c1। 6p1 क्या होता है? 6p1 6c1 6c1 में तो 6 ही होता है यार। जो यार क्या मतलब, मैं जो बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा क्या? हवा में उड़ा दे रहा है उसको। 4 पावर 6 के नीचे 6 नहीं आ सकता भाई, आंसर इंटीजर ही नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वो भले जो भी सोच रहे हो, लेकिन एटलीस्ट जो आंसर आ रहा है उसका लॉजिक देखो कि आंसर इंटीजर तो आए कम से कम। डिनोमिनेटर में 6 कैसे बोल सकते हो? आंसर 4 पावर 6 तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। आंसर 4 पावर 6 डिवाइड बाय समथिंग भी नहीं है। क्या भाई डिवाइड करने का पर्पस क्या है? क्यों डिवाइड कर रहे हो? किस चीज से डिवाइड कर रहे हो? 6 फैक्टोरियल क्या है? 6 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज होता है। किस चीज को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 पावर 6 डिस्ट्रीब्यूशन के वेज, डिस्ट्रीब्यूशन के वेज में हम अरेंजमेंट के वेज से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये क्या है? तो मैं पहले 6c1 सोचता था, क्योंकि मैं सोचता था कि जो भी चूज करो सेम ही रहेगा, तो फिर वो भी नहीं होगा। चेंज क्या हो गया इस बार? इस बार चेंज ये हो गया, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम से कम ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो सोच सकते हो। केसेस बना के तो आंसर निकाल ही सकते हो ना। यस सर, केस बना सकते हो। तो अगर मैं केसेस बनाऊं तो आंसर आ जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल 6 0 0 0 1 केस, 6 की 6 बॉल्स पहले ही बैग में चली गई। अब इस बार ये मैटर नहीं करता कौन सी 6, हालांकि 6 गई सारी चली गई, लेकिन कौन सी 6 गई, कौन सी 5 गई, कौन सी 4 गई, ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बॉल्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है। अभी जो 6 + 0 + 0 + 0 वाला केस है वो एक्चुअली 4 बार काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो 6 बॉल्स हैं B1 B2 B3 पहले बैग में गई कि दूसरे बैग में गई, बैग तो डिस्टिंक्ट है ना, तो किस बैग में गई है वो तो दिखाई देगा ना हमको, कि बैग 1 में पड़ी हुई है कि बैग 2 में पड़ी हुई है। अगला, मान लो पहले बैग में 5 बॉल्स गई, दूसरे में 1 ही गई। ये कितने तरीके से, इसके कितने केस बनेंगे भाई? इसके कितने केस बनेंगे?
एक बैग में 5 बॉल्स हैं, दूसरे बैग में एक बॉल, 6 के। कैसे? सर एक में 5 जाएगा, फिर B2। 5 जाएगा, कितने हैं हमारे पास 5 जाने वाले? 4 बैग्स है ना? यस 12 नहीं होगा? 12 होगा ना आंसर यार, 6 क्यों होगा? अरे 5 बॉल्स डालने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 4 बैग है, फिर एक बॉल डालने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, तो 12 हो गए ना यार, 6 क्यों बोल रहे हो? इस तरीके से अगर तुम लिखते जाओ तो आंसर तक पहुंच जाओगे। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है हमारा, कुछ नहीं हो रहा तो ये कर लेंगे। इसका क्या आंसर आएगा? 12। इसका क्या आंसर आएगा? 3 + 3 + 0 + 0। तो सेम ही करना है। दिमाग लगाओ यार, देखो दिमाग नहीं लगा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो तो बताओ, नेक्स्ट क्लास पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत सर नहीं। इसका 6 होगा। क्योंकि इस चैप्टर के हाँ लिए सर, इसका 6 बहुत होगा। जरूरी है कि लोग दिमाग लेकर आए। उसको दिमाग कहीं अब किचन में रखा है, दिमाग को टीवी में डाल रखा है, दिमाग को कहीं छोड़ के आओगे तो ये चैप्टर पढ़ाने में ना मुझे मजा आएगा ना तुम कुछ सीख पाओगे। 3 + 3 + 0 + 0 एक तरीके से 3 3 0 0 को अरेंज ही तो करना है। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 वेज होंगे ना इस बार, क्योंकि 3 3 होने की वजह से अब सेम दिखाई देंगे ना। वो 4 2 अलग दिखाई दे रहे थे, 4 2 उनको आपस में अरेंज किया जा सकता है, 3 3 को आपस में अरेंज नहीं कर सकते ना। और कौन सा केस बनेगा अभी इसके बाद? अब 3 वाले केस 4 1 1 4 1 1 हो सकता है ना। इसके हाँ बेस सर। कितने होंगे? 12 12। और कौन सा केस बनेगा जल्दी बताओ यार। 3 1 1 3 1 1 3 1 1 5 होता है 1 बे। 1 1 3 1 1 5 होता है। सर वो बोल रहे चौथे बैग में भी 1। सर 3 बैग में एक अभी और अभी मेरी काउंटिंग का तरीका देखा तुमने? अगर तुम काउंटिंग कर रहे हो, अगर तुम ये मजदूरी कर रहे हो तो मजदूरी का भी एक पैटर्न बनाना, वरना मजदूरी भी फेल हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो 3 0 है, 2 0 है, 2 0 है, 2 0 है, फिर 1 0 वाले केस पे आ गए। काउंटिंग का भी तरीका है जिससे कोई केस मिस ना हो। तो मैं अभी केवल उन्हीं केसेस को काउंट करूंगा जिसमें 1 0 आता है, फिर मैं उस केस पे आऊंगा जिसमें कोई 0 नहीं आता है। अभी 1 0 वाला केस बताओ। 1 1 2 3, हाँ इसके कितने वेज होंगे बताओ? 1 2 3 कितने वेज होंगे? 24 20। 24 और बताओ, 1 0 को फिक्स रखो, और क्या हो सकता है? 2 2 2 2 2 2 हो सकता है ना। कितने वेज हो गए इसके? 3 3 2 2 2 0 के 3 वेज हुए। अबे 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4। 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 दिख रहे हैं 4 केस। क्या है यार? और बनता है केस क्या? 0 वाले केस खत्म हो गए। यस सर। अब नॉन जीरो केस जो 1 + 1 + 1 + क्या था 3, क्या आंसर होगा इसका? 4 4 और 1 + 1 1 2 प्लस 2 1 है सर 1 2 2 1 मतलब
हाँ वही 2 1 2 2 ना। ये कितने हो गए? 6 6 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और बताओ, और कोई तरीका है? इतनी है क्या? हाँ सर। ऐड करो उसको, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 12 12 12 36 प्लस 10 46 प्लस 450 प्लस 10 60 और प्लस 24 84। कहा था ना, पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, पढ़ो या ना पढ़ो, मजदूरी करोगे तो आंसर तक पहुंचोगे, मेहनत का फल मिलेगा। आंसर सही है, बट ऑब्वियसली इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना था। हम कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, बट 5 मिनट नहीं हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के। अब इसी क्वेश्चन को करने का स्मार्ट मेथड क्या हो सकता है, वो सोचो। ये जो सबसे बड़ा मेथड पॉसिबल था वो मैंने तुमको बताया है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हमने सारे केसेस ही काउंट कर डाले उठा के। इस बड़े मेथड से तुमने कुछ सीखा कि एक्चुअली हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हम इन 6 चीजों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, ये पहला केस 6 0 0 0, 4 पार्ट्स हो गए ना। ये केस देखो 4 1 1 0। हम 6 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑब्जेक्ट्स कौन से कहां जा रहे हैं इससे फर्क पड़ नहीं रहा, बिकॉज वो चीजें आइडेंटिकल है। कौन सा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं किस बैग के लिए, ये मैटर नहीं करता, बिकॉज वो चीजें आइडेंटिकल। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, छोटा बड़ा कैसे भी इक्वल करना, बस 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। उसके लिए तुम क्या करोगे? ऐसे 3 कट्स लगा दोगे। ये 3 कट्स हमने अगर लगा दिए तो ये स्ट्रेट लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना भाई। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सिमिलरली अगर ये 6 बॉल्स हैं और मैंने कहा कि इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो इन 6 बॉल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए तुम क्या करोगे? इन आई 6 भी बॉल्स 3 लाइन ही कर दो। ये 3 फ्लैग्स बोल दो, कट्स नहीं तो फ्लैग्स बोल दो। मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। अगर इन 6 बॉल्स के बीच में मैं 3 फ्लैग्स डाल दूं, कोई 3 फ्लैग्स, थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है हमको रिंग्स एंड फिंगर्स वाले वही से ना। सर वैसा ही लग रहा है। अगर इन 6 बॉल्स के बीच में ये 3 फ्लैग्स डाल दिए जाए, तो देखो एक ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का। कैसे? पहले बैग में, फर्स्ट बैग में जो है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट को मुझे हटाना पड़ेगा, शायद ये हैंग हो गया है। हाँ, ये क्या है? कुछ और है? सर पहले वाले ये वाला।
ये जो मैंने फ्लैग्स लगाए हैं इससे क्या पता चल रहा है हमको ये पता चल रहा है कि जो बैग सर 1 है सर 9 वो ना फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। यस, ये जो मैंने फ्लैग्स डाल दिए हैं इससे तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बैग 1 में 2 बॉल्स गई हैं, बैग 2 में 2 बॉल्स गई हैं, बैग 3 में 2 बॉल्स गई हैं और बैग 4 में 0 बॉल्स गई हैं। एक और एग्जांपल लो, मान लो मैंने फ्लैग्स ऐसे डाले, ये फ्लैग यहाँ पर, ये फ्लैग यहाँ पर और ये फ्लैग यहाँ पर, 3 फ्लैग्स डाले हैं। क्या मतलब है इसका? बैग 1 में 0, बैग 1 0, में 0, बैग 1 में 0, बैग 2 में 4, 2 और 0। 4, 2, 0। समझ में आ रही बात? तो ये वो तरीका है जो तुम्हें आंसर तक डायरेक्टली पहुंचा सकता है। इनफैक्ट ये फ्लैग्स तुम सोच रहे हो गैप्स में जा रहे हैं, ये अलग अलग, ये जरूरी नहीं है। देखो ये भी हो सकता है। तो तीनों फ्लैग एंड में हो वैसा। एंड में क्यों, यहाँ डाल दो, तीनों फ्लैग्स मैंने यहाँ डाल दिए। क्या मतलब होगा इसका कि तो बैग 1 पहले में बैग में 2 है और लास्ट बैग में 4 है। हाँ, तो 2 + 0 + 0 + 4। तो कहने का मतलब ये है कि सारे पॉसिबल केसेस कवर हो गए। क्या करने पर सारे पॉसिबल केसेस कवर हो गए? इन 6 बॉल्स के बीच में 3 फ्लैग्स डालने से सारे केसेस कवर हो गए, या इन अदर वर्ड्स arrange 6 identical balls with 3 identical flags। 6 आइडेंटिकल बॉल्स को अगर 3 आइडेंटिकल फ्लैग्स के साथ अरेंज किया जाए तो जो आंसर होगा वो वही आंसर होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6 आइडेंटिकल बैग्स को 4 डिस्टिंक्ट बैग्स में डालने के तरीके, और उसको कैलकुलेट करते हैं और आप अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। आंसर 84 आना चाहिए। ये देखो 6 आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल, 9 फैक्टोरियल divided by 6 factorial, 3 factorial, which is 9 into 8 into 7 divided by 3 factorial 6, 12 into 7, answer is 84। Smart method, better method। तो 9C3 हो गया। हाँ 9C3 हो गया। सो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है यार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर से हम एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, फॉर्मूला तुम्हारी हेल्प के लिए लिखने जा रहे हैं। उस फॉर्मूला का यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है वो ये है। फॉर्मूला बनेगा इस स्टेटमेंट का, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n, और ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आइडेंटिकल। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स among r distinct bags। will be, r distinct bags will be। क्या होगा भी इसका आंसर? n plus r minus 1 factorial अब upon r जैसा हमने डेरिवेशन किया था मैं वैसे ही लिखवा रहा हूं, इज सेम एज number of ways to arrange n identical objects या balls कह दो
एंड इफ वी हैव आर डिस्टिंक्ट बैग्स तो फ्लैग्स कितने आएंगे? ध्यान देना, कहा था ना लाइन को अगर 4 पार्ट में ऐड करना है तो 3 कट्स लगाने हैं, 3 फ्लैग। हाँ, तो यहाँ पर एक कम, R-1 identical flags in a row। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि मुश्किल था, मतलब पहली बार पढ़ रहे थे, सेकंड तो इजी है हमारे लिए। एक रो अरेंजमेंट है, फॉर्मूला तुरंत आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आएगा भाई? क्या फॉर्मूला आएगा? n प्लस r-1 का फैक्टोरियल on r-1 अपॉन n n फैक्टोरियल factorial into r which is n plus r-1 cn या cr-1, कुछ भी कर। तो ये है वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन? जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्टली आएगा आंसर। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट से हम आगे बढ़ चुके हैं, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट पे आ चुके हैं। केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है तो इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन तो आज लगा लें, क्योंकि आज थ्योरी पढ़ी है हमने। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए, इन हाउ मेनी वेज 7 identical balls can be distributed among 3 distinct bags। फर्स्ट पार्ट है नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, यानी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। क्या आंसर आएगा भी इसका? आंसर 9 factorial upon 7 factorial into 2 factorial। हाँ, यही बोल दो, ये चलेगा। 9 7 + 3 - 1 9 C2, ये तो आएगा 9C2। क्या होता है 9C2? 9C2 क्या होता है? 36। 36। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? नो बैग इज एम्प्टी, कोई बैग खाली नहीं है, कोई भी बैग खाली नहीं है। अब बताओ, अब क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज कैसे करोगे? इतना मुश्किल नहीं है। तो टोटल से माइनस, या तो सब में एक बॉल डाल दे फिर यूज करे। याद है जोएब, ये काम गलत था। यही क्वेश्चन जब हमने किया था, हाँ सर, बोला था कि वो अलग अलग से करेंगे तो फिर गलत थी, रेपिटेशन आता था इसमें। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो अब वो दिक्कत खत्म हो चुकी है। यस, अब ये करना सही है। क्या कि ऑलरेडी एक एक बॉल उठाओ, क्योंकि कौन सी बॉल उठाई हमें फर्क नहीं पड़ता ना, सब आइडेंटिकल। एक एक बॉल उठाकर हर एक बैग में डाल दो, डाल दिया, एक एक बॉल सब में डाल दी। तो अब कितनी बॉल्स बची भाई? 4। 4 remaining balls to 3 distinct bags। और अपना फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला है?
4 4 plus plus 3 3 minus 1. minus 1. 3 minus Answer 62. 15. तो मेरी बात ये ध्यान से समझ लेना कि आज अब ये करना सही हो गया है, लेकिन अगर ये चीजें डिस्टिंक्ट होती तो यही काम गलत हो जाता। एक एक बॉल पहले डाल दी, ये अभी करना इसलिए सही है बिकॉज वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट किस बैग में गया है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए रेपिटेशन नहीं आ रहा है। तो नो बैग इज एम्प्टी वाला केस आसान हो गया, इजी हो गया ना। ठीक है, क्यों भाई सेकंड पार्ट समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, फाइंड whole number solutions to this equation. नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस कितने होंगे? इस इक्वेशन के होल नंबर सॉल्यूशंस कितने होंगे? होल नंबर सॉल्यूशन में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होल नंबर सॉल्यूशन मतलब ऐसे ऐसे कि एक सॉल्यूशन इसका है 7 0 0, एक सॉल्यूशन इसका 0 7 0, एक सॉल्यूशन है 0 0 7, एक सॉल्यूशन इसका 6 1 0 एंड सो ऑन। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे? क्या बोल रहे हो जोएब, क्या आंसर है? 9C2. क्यों सर सिमिलर ही हो गया जैसा हमने किया है। एक्सप्लेन करो ना। सर मान लीजिए हमारे पास 7 बॉल्स है और 3 बैग्स है और हर बैग डिस्टिंक्ट है, एक बैग X है और एक बैग Y है और एक बैग Z है, एंड वो 7 को उसी का होना। बैग X नहीं है, बैग में जो बॉल गई है वो X, नंबर ऑफ बॉल्स X है। हाँ। पहले बैग में X बॉल्स गई, दूसरे बैग में Y बॉल्स गई, तीसरे बैग में Z बॉल्स गई। तो ये जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन मैंने दिया है कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तुम उसी फॉर्मूले की हेल्प से दे सकते हो, यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा 9C2 7 plus 3 minus 1 C3 minus 1 यानी कि 9C2। आंसर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तुम निकाल ही लोगे, लेकिन जो रिलेशन हमने अभी स्टैब्लिश किया है इस क्वेश्चन में और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, वो बात सबको समझ में आ रही है? x plus y plus z is equal to 7. Why this question is same as the previous question? The number of ways to distribute 7 identical balls in 3 bags. और ये बात समझने के लिए बस इतना सोचो, let x balls go to bag 1, y to bag 2, z to bag 3. तो ये सोचते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दोनों रिलेटेड कैसे, बिकॉज x प्लस वाई प्लस z तो 7 ही है। तो पहले बैग में x बॉल्स, दूसरे बैग में y बॉल्स, तीसरे बैग में z बॉल्स। तो अगर तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर दिखाई दे कहीं पर, तो तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। Find number of natural number solutions. सेम क्वेश्चन, सेम इक्वेशन, लेकिन इस बार नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स है, मतलब जीरो अलाउड नहीं है। जीरो अलाउड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? सर सब में हम 1 डाल दें। सर नो बैग एम्प्टी वाला केस। हाँ वैसा है। ये केस हो गया नो बैग एम्प्टी, जीरो अलाउड नहीं है, इसका मतलब एक्स वाई जेड में से कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई बैग ऐसा नहीं है जिसमें जीरो बॉल्स है, मतलब बैग एम्प्टी है ही नहीं।
तो ये कुछ और नहीं है, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, नो बैग इज एम्प्टी। नो बैग इज एम्प्टी क्या करते हैं, एक एक बॉल सब में डाल दी, बॉल्स बची कितनी, 4। आंसर क्या आ गया, 4 + 3 - 1 C3 - 1, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड ये एंड था एक तरीके से, लेकिन अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बाकी है। थियरी अगर तुम कहोगे तो थियरी का तो यहाँ पर मतलब जेई की जो थियरी है पीएनसी की वो फिनिश हो जाती है। सर आपने जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, मॉड्यूल में एक देखा था, उसमें x × y × z हाँ = हाँ हाँ, नंबर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना उसमें, अब एडिशन अगर मल्टीप्लिकेशन आया तो क्या करना है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, जो नंबर उसने दिया x × y × z, जो भी नंबर राइट हैंड साइड में है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर सोचो। तो क्वेश्चंस जो है मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में पीएनसी के, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन मीनवाइल अब तुम रेडी हो बुकलेट कंप्लीट करने की, मतलब ठीक है कुछ क्वेश्चन में फंसोगे अभी, लेकिन इतना तो है कि अब हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, डायरेक्शन में सोचने का डायरेक्शन मिल गया है हमको, क्योंकि थियरी जो है वो एक तरीके से पूरी कवर्ड। तो मंडे तक कोशिश करो कि लेवल 1 तक तुम अटेम्प्ट कर लो, जैसे ट्यूसडे को हम लोग डिस्कस कर लें स्टेट लेवल, आर्काइव्स और लेवल 1 अटेम्प्ट कर लो एटलीस्ट। मंडे की क्लास के बाद जो बच्चे कुछ डाउट्स होंगे तो मंडे को भी तुम कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, और जो बच्चे होंगे तुम्हारे डाउट्स में, ट्यूसडे को हम लोग जब आए तो बुकलेट लेवल 2 छोड़कर पूरी कंप्लीट हो, ठीक है। और जो उसके अटेम्प्ट साथ साथ डीपीपी भी खत्म करनी है, ध्यान रखना, केवल बुकलेट नहीं डीपीपी भी होनी चाहिए। डीपीपी भी उतनी ही जरूरी है, हम